नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके एमपी टेट वर्ग 3 प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। इसमें हम लाटेस्ट 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। इन 30 क्वेश्चन में आपके ग्रामर के पोर्शन भी रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र के भी प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये पूरा जो कंक्लूजन है, ये पूरा जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस पेपर है, तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग को समझना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट नहीं, ये एग्ज़ाम फतेह करने की तैयारी है, सिलेक्शन की प्रिपरेशन है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए, जो पेडेबल है, टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, बाकी पूरा डिटेल वहीं मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन में आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों को कमेंट करके बताना कि 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का प्रथम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या सरल जानकारी की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल में बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन अगर करते हैं तो मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो सबसे मुख्य आधार है रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न, संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के जैसे सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। प्रश्न यह है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन का प्रकार, सभी प्रश्न खाली स्थान के प्रकार के प्रश्न होते हैं। निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय या अतिलघुत्तरीय। दोस्तों, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र के अंतर्गत चयन प्रकार जो होते हैं, सभी प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो चयन प्रकार है, इसलिए उसमें चयन का शब्द दिया गया है, मतलब हमें चूज करना है, सेलेक्ट करना है, तो फिर ऑप्शन होगा, मतलब वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही सरल स्वभाव में सरलता से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा जो है गलत दिया गया है। कि आँखों का अंधा नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, अक्ल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली। इसके बाद, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष ना मारकर दूसरे पर मरना। चौथा है, आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। नहीं, तो डी ऑप्शन जो है ये आपका जोड़ा लोकोक्ति का गलत दिया गया है। और लोकोक्ति से एक प्रश्न आता ही आता, सभी लोग पता है। बाकी ये सारे लोकोक्तियाँ तीनों सही दी गई हैं। आँख कंधा नयन सुख, अक्ल की बड़ी या भैंस, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन जो डी ऑप्शन कह रहा है कि आ बैल मुझे मार, बैल को मारना, ये नहीं होगा। ये गलत जो है, लोकोक्ति का सही भावार्थ नहीं मिल पा रहा। अगला जो प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। तो संप्रेषण की कुशलता किससे बढ़ती है साथियों? धन से, अंतःक्रिया से, अनुभव से या प्रशिक्षण से बढ़ती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा शिक्षण में संप्रेषण की जो कुशलता बढ़ती है वह किससे बढ़ती है? प्रशिक्षण से बढ़ती है। कुशलता किससे होगा? कोई भी चीज़ हम जब कार्य करते हैं, शिक्षकों का प्रशिक्षण क्यों होता है? साल में आप लोग देखे होंगे शिक्षकों का साल या में प्रशिक्षण होता है। शिक्षकों का, टीचर का क्यों होता है? क्योंकि प्रशिक्षण से अनुभव दिए जाते हैं, कैसे बच्चे को पढ़ाना है, क्या क्या आपको कॉम्बिनेशन करना है, जोड़ना है। नए अनुभव से, कहानी कथन के द्वारा सब चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाती है, इसलिए शिक्षण बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्द के हिज्जे, अक्षर पूर्ति करना आदि को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा बच्चे से ऐसा क्रिएटिविटी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अक्षर कार्डों के द्वारा अगर शब्द बनाते हैं, जो शब्द के हिज्जे, अक्षर पूर्ति करते हैं, इनको क्या कहा जाता है? अक्षर चक्रवृद्धि, फ्लैश कार्ड विधि, टेप रिकॉर्डर विधि, उच्च उच्चारण विधि। तो आपके प्रश्न पर ही उत्तर दे दिया गया है। जब अक्षर कार्ड के द्वारा शब्द बनाएंगे तो इसको जो शब्द हिज्जे या सच अक्षर पूर्ति होती है वह आपके फ्लैश कार्ड द्वारा ही होगी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है एमपी टेट में, कि हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन उपयुक्त नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था।
श्यामपट्ट, मानचित्र, पाठ्यपुस्तक या शब्द भंडार। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन उपयुक्त क्या क्या होता है। आपका श्यामपट्ट होता है, मानचित्र होता है, पाठ्यपुस्तक होता है, लेकिन शब्द भंडार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हिंदी शिक्षण को हमें उन्नत बनाना है, उसके लिए श्यामपट्ट, मानचित्र और पाठ्यपुस्तक ये जरूरी हो जाती है। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। इसी तरह फीडबैक करते रहिए, प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पे 101% सरोपर ही है। क्यों है? क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन जान से तैयारी कर रहे हैं, क्लासेज अटेंड करते हैं, प्रैक्टिस अटेंड करते हैं, टॉपर नोट्स ले रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोग। बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन क्या होता है? राजभाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, मातृभाषा। सभी लोग बताइएगा। बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन जो कहलाता है, अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार, तो प्रकृति यानी जहाँ बच्चा रह रहा है उसके चारों तरफ का आवरण। तो विनिमय मतलब आदान प्रदान का श्रेष्ठतम साधन क्या होगा? विचारों का आदान प्रदान, ये याद रखिएगा। तो ये मातृभाषा ही होगा, क्योंकि जहाँ बच्चा रहता है, जो सुनता समझता है, उसकी मातृभाषा ही होती, इसलिए मातृभाषा ही द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होगा? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। ये वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्ग 2 भाषा में आया हुआ प्रश्न है कि किस समास में कोई पद जो है प्रधान नहीं होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं अव्ययी भाव में होता है, द्विगु में होता है, तत्पुरुष में होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता है। जैसे जो महान वीर है, महावीर, महावीर का क्या होगा? जो महान वीर है, अर्थात हनुमान। तीन आँखों वाला, त्रिलोचन को क्या कहेंगे? तीन आँखों वाला, अर्थात शिव। इस प्रकार के जो होते हैं हमारे बहुब्रीहि समास होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। अगला प्रश्न है, साइचर विधि का आविष्कार किसने किया? हंटर ने, महात्मा गांधी जी ने, हर्बर्ट ने, मॉन्टेसरी ने किया। सभी लोग बताइए। साइचर विधि की जब भी बात की जाएगी एक ही पॉइंट्स आप रखिएगा और अक्सर पूछा जाता है। देखिए, साइचर विधि और वाइगोस्की का समाज से, सामाजिक शब्द से संबंध है। तो वाइगोस्की से प्रश्न आएगा ही आएगा, रखा ही रखा है। और साइचर विधि टॉपिक से प्रश्न आता है। तो साइचर विधि के आविष्कारक और कोई नहीं, आपके मारिया मॉन्टेसरी जी। अगला प्रश्न है कि अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताना सभी को। आ, अत, अति, अत्यु। तो अत्याचार, अत्याचार में उपसर्ग कौन सा होगा? सभी लोग बताइए। तो सभी लोग अत लगाते हैं, लेकिन अत्याचार है तो यहाँ पे अति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? अति उपसर्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है कि जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो छात्र जब आप जो पढ़ा रहे होंगे उनका अगर अनुकरण कर रहे हैं, उस भाषा का अनुकरण कर रहे हैं, आपके भाषा का, तो उसे क्या कहते हैं, क्या बोला जाता है? कि अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। यही चीज़ें पूछी जाती है, यही पेडागॉजी है, यही शिक्षा शास्त्र, कोई अलग से चीज़ें नहीं होती। बस हमें यही सोचना है कि किस प्रकार से बच्चों को बेस्ट पढ़ाते हैं, कैसे हमें पढ़ाना चाहिए, कैसे टीचिंग मेथड होता है, यही शिक्षण विधियाँ। तो जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। क्या हो जाता है? वह अनुकरण का सिद्धांत बन जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियाँ न करे, इसके लिए क्या आवश्यक है? कहानी लिखना, सामूहिक वाचन, काव्य रसास्वादन या शुद्ध लेखन का अभ्यास। तो विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियाँ न करें, इसके लिए क्या आवश्यक होता है? इसके लिए आवश्यक होता है शुद्ध लेखन का अभ्यास। क्योंकि अक्षर विन्यास और वर्तनी की अशुद्धियाँ अगर उसको नहीं दोहराना है या नहीं करना है तो उसको शुद्ध लेखन होना चाहिए, मतलब सुनकर। बट इमला इसीलिए बोला जाता है ना, बच्चों को इमला बोलते होंगे, ठीक है, वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? ताकि बच्चों के जो है अशुद्धियाँ ना हो। सुनकर बच्चा लिखेगा तभी समझ पाएगा कि उसको क्या लिख रहा है। अब आप बोल रहे हैं बच्चे को काला लिखने के लिए, लेकिन बच्चा बोल तो काला रहा लेकिन लिख लेता है काल, या बच्चा बोल तो रहे काला लेकिन बच्चा लिख लेता है कला। तो ये चीज़ें समझना होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊष्म वर्ण इनमें से कौन सा होगा? सा, चा, छा, जा, यारा, लावा या टाडा, टा, ठा, डा हो जाएगा। देखिए, ऊष्म वर्ण किनको बोला जाता है? ऊष्म वर्ण उनको बोला जाता है सा, मतलब समझ गए ना, जिह्वा और नीचे का जो तलवा होता है आपका स्पर्श करता है। अरे सा, ये हमारे क्या है? ऊष्म वर्ण कहलाते हैं।
तो वर्णों से प्रश्न आएगा, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेढक का तत्सम रूप सभी को बताइए। तो तत्सम तद्भव सभी को पढ़ना है अच्छे तरीके से। बंदूक, मंडूक, मुग्ध या मुष्टि होता है। जिनको भी पता है कमेंट अवश्य कीजिएगा। सभी मित्र यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। साथियों, मेढक का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। तत्सम रूप ये होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्टली लिए जाते हैं, जो रूपांतरित होते हैं उनको तद्भव बोला जाता है। इतना तो सभी को पता होगा। और तत्सम तद्भव ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज में जरूर आता ही आता है। तो मेढक का तत्सम रूप हमारा क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो मेढक का तत्सम होता है आपका मंडूक। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। दिक धन गज होगा, दिह धन गज होगा, दिग धन गज होगा या दिग धन आगज हो जाएगा। तो दिग्गज का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो दिग्गज का संधि विच्छेद यहाँ पे सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, वह होगा दिक धन गज। अब कौन सा संधि होगा ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। तो का और गा मिल के आपके आधे गा में परिवर्तित हो जाता है तो दिग्गज बन जाता है। तो दिग्गधन कौन सी संधि होगी सभी लोग बताइए। संधि नाम सभी को कमेंट करना है, दिग्गज में कौन सी संधि होगी। अगला गुप्त का विलोम क्या होता है। भोक्त, मुक्त, प्रकट, लिप्त। तो गुप्त मतलब क्या होता है, कहते हैं गुप्त गोदावरी। आपने चित्रकूट में पढ़ा होगा नाम, गुप्त गोदावरी अंदर है ना। गुप्त मतलब गुप्त, छिपा होना, ठीक है। तो इसका विलोम हमें बनाना है, तो विलोम हो जाएगा प्रकट होना। छिपा मतलब अंदर होना, प्रकट मतलब बाहर निकलना। तो प्रकट इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसने गुप्त गोदावरी घूमा, सभी लोग कमेंट कर बताइए। हमारे आसपास ही है, ठीक है। चित्रकूट की पावन धरती पर यह बहुत ही अच्छा यहाँ पे कह सकते हैं चित्रकूट की पावन धरती है और हमारी संस्कृत से जुड़ा हुआ है। अगला है गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ बताना है। दुकानदार, लापरवाह, ईमानदार या मालदार। तो गांठ का पूरा होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होना है। गांठ का पूरा मतलब होता है मालदार। कहते हैं मालदार व्यक्ति है, इसको पकड़ लो साथ देगा। लेकिन अक्सर ज़िंदगी में होता जो मालदार व्यक्ति होता वही साथ नहीं देता, ये याद रखिएगा। अक्सर आप देखे होंगे जो हम देखते हैं ना, ये पैसा वाला साथ देगा वो कभी नहीं देता है, लेकिन वो गरीब होगा आपका हमेशा साथ देगा, ये याद रखिएगा। रिस्पेक्ट आपको लेना है ना, किसी गरीब को आप रिस्पेक्ट करके देखिएगा, आपको अवश्य रिस्पेक्ट मिलेगा। अगला प्रश्न साथियों, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होता है। नाम, बल, गति, चाल, निशाना, उद्देश्य, सही, गलत। तो लक्ष्य का अनेकार्थक, अनेकार्थक मतलब शब्द क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ होना। तो लक्ष्य को हम क्या क्या बोल सकते हैं, निशाना, उद्देश्य भी बोल सकते हैं। आपको किस पर निशाना है, आपका टारगेट सिलेक्शन है, आपका उद्देश्य क्या है, शिक्षक बनना है, एक ही बात है। सुधा का अनेकार्थक सो बताइए। तो सुधा को और क्या क्या बोला जाता है, अमृत पानी, प्राण प्रीतम, बादल बिजली, सेना शक्ति, क्या क्या बोला जाता है। सुधा का अनेकार्थक शब्द, तो सुधा मतलब होता है अमृत या पानी भी बोल सकते हैं, किसी का नाम भी हो सकता है सुधा। अगला प्रश्न है चिरंतन। जी हाँ, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन होगा। चिरंतन का विलोम बताइए जिनको भी पता है। सनातन, अविच्छिन्न, शाश्वत या नश्वर। तो आप सभी लोग जानते हैं चिरंतन शब्द का विलोम क्या होने वाला है। चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। क्या हो जाएगा, नश्वर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौराहा में कौन सा समास होगा। बहुत ही सिंपल, कह सकते हैं सारे प्रश्नों से सबसे सरल प्रश्न है। इसे तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को कमेंट करना चाहिए, सभी को कमेंट करना चाहिए, जितने भी ये क्लास को अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर को देख रहे हैं। तो चौराहा में हमारा समास क्या होगा, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु समास, कर्मधारय। चौराहा मतलब चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, जहाँ से चार राह निकलते हैं उसी को चौराहा बोलते हैं। तो उसी को मतलब कहीं ना कहीं संख्या की शब्द आए, जहाँ पे संख्या शब्द आता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। ये सिंपल सी बात आप सभी लोग जानते हैं। अगला ऑप्शन, निम्नलिखित युगों में कौन सा गलत दिया गया है। अब गलत चीज़ों को ज़्यादा पूछी जा रही है, गलत को पहचानना थोड़ा टफ होता है। रास्ता नापना मतलब आकलन करना, रग रग जानना अच्छी तरह से परिचित होना। कहते हैं मैं तुमसे तो तुम्हारी बात को रग रग जानता हूँ, तुमको रग रग जानता हूँ, मतलब अच्छी तरह से परिचित होना।
लोहा लेना मतलब सामना करना, मैं उससे लोहा लेके रहूँगा, मैं उसका सामना करके रहूँगा। शैतान के कान काटना यानी बहुत चतुर होना। देखिए सबसे बड़ा है रास्ता नापना मतलब आकलन करना गलत। कहते हैं तू अपना रास्ता नाप मतलब निकल, ऐसा बोला जाता है मेरे ख्याल से। तो रास्ता नापना मतलब आकलन करना, ये गलत होगा, मुहावरा सही नहीं दिया गया है। बाकी सही दिए गए हैं कि रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, लोहा लेना मतलब सामना करना, शैतान के कान काटना मतलब बहुत चतुर होना। भाई कोई शैतान व्यक्ति को अगर आप कान उसके काट लें तो चतुर ही कहलाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प बताना। उड्डयन का संधि विच्छेद कीजिए। उठ धन डयन, उच्च धन डयन, उत धन डयन या उड़ धन डयन, सभी बताइए। उड्डयन का संधि विच्छेद बताइए और संधि नाम भी आपको बताना है। तो संधि विच्छेद मैं बता देता हूँ, उतधन डयन होगा और संधि नाम आपको कमेंट करके बताना कि उड्डयन में कौन सा संधि नाम होगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। दृष्टा, रचयिता, सुषुप्त या सृष्टा, सभी बताइएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन। तो शुद्ध वर्तनी का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, दृष्टा इज द राइट आंसर, यहाँ पे शुद्ध होगा। सृष्टा में सा गलत दिया गया है, सुषुप्त में भी आपका दिया गया है, रचयिता में, ठीक है, रचयिता इस तरह नहीं होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो दृष्टा। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या है आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का अर्थ क्या होता है। मतलब अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना, ज्ञात होना या काम न आना। तो हर पेपर में किसी में देखिए ज़्यादा लोकोक्ति आएगी, किसी में आपके ज़्यादा विलोम आ सकते हैं, संधि समास आ सकती है, प्रत्यय आ सकता है, कारक आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी में ज़्यादा पूछा जाएगा, हर पेपर में किसी एक टॉपिक में 4-5 प्रश्न आएंगे और हर पेपर में चेंज होंगे। तो अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकने का अर्थ होता है गुप्त मंत्रणा करना, किसी से शेयर न करना। अगला दूसरी, स्वर किसका भेद होता है, समास का, संधि का, वर्णों का या लिंग का होता है, सभी बताइए। जो स्वर हम बोलते हैं ना, किसका भेद होता है, ये किसी का भेद होता है और किसका होता है आपको कमेंट करके बताना है। तो स्वर किसका भेद होता है, सभी लोग जानते हैं स्वर्ग जो होता है वर्णों का भेद होता है, वर्ण का। स्वर किसका होता है, वर्ण का भेद होता है, याद रखिएगा, वर्ण। जी हाँ, स्वर वर्ण का भेद है उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अंबर पनघट में डुबो रही है, तारा घट ऊषा नगरी में कौन सा अलंकार होगा। यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, सभी बताइए। अंबर पनघट में डुबो रही है, तारा घट ऊषा नगरी। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। इसमें अलंकार बताना है, इसमें क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे कुछ। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण कौन सा होगा। अगर भाषा में रचनात्मक आकलन अगर करना है तो उसके लिए बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने का कहना, श्रुतलेख हो गया, प्रश्नों को उत्तर लिखना या इकाई परीक्षा देना। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर एग्जाम्पल उदाहरण कि बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, क्योंकि रचनात्मक आकलन ले रहे हैं। इसलिए बच्चे अगर खुद लिखेंगे अपने अनुभव से तो उसके लिए सबसे बेहतर होता है रचनात्मक, भाषा में रचनात्मक आकलन का, कि बच्चे अपने अनुसार लिखें, अपने सोच के अनुसार लिखें। अगला प्रश्न, तो इनमें से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण है। क्रमबद्धता, स्वदेशता, उपयुक्तता। उपयुक्तता, स्वदेशता, क्रमबद्धता तीनों हो जाएंगे। तो जब तीनों चीज़ों दी जाए तो समझ लीजिए पॉजिटिव है, यही होने वाला है। तो कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण है, उपयुक्तता भी होती, स्वदेशता भी होता है और क्रमबद्धता भी होती है, अर्थात तीनों होते हैं। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त होगी। कौन सी अनुकरण विधि होती है, प्रारंभिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, दीर्घ स्तर पर। देखिए अनुकरण विधि जो जिन रचना के लिए उपयुक्त होती है किस स्तर पर, तो अनुकरण के लिए दोस्तों प्रारंभिक स्तर पर रचना के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो अनुकरण विधि से अक्सर प्रश्न आता है, अनुकरण विधि एक ऐसा शब्द है जो प्रश्न पूछा ही जाता है।
तो सभी लोग बताइए, आपने 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया? सभी कमेंट कीजिएगा, सभी बेहतरीन प्रिपरेशन में लग जाइए। जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए आपको व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोग जानते ही हैं हमारा 9630689598। ये व्हाट्सएप नंबर है, संस्था का, कोचिंग का है। कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको। टॉपर नोट्स कैसे मिलेगी? पीडीएफ में प्राप्त होगी आपको, ठीक है। कोई सोचे कि बुक मुझे मिलेगी, तो बुक नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, अभी समय बहुत कम है। तो अभी से लग जाइए, टॉपर नोट्स भी लीजिए। ये आपके प्रिपरेशन को इम्प्रूवमेंट करेगी। जो जो चीज़ें आप कमज़ोर हैं वो आपको उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक को और क्या करेगी? मजबूत बना देगी। इम्प्रूवमेंट को यही बोलते हैं ना, मजबूत बनाना, ठीक है, सुदृढ़ बनाना। तो ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए, क्योंकि इस बार आपका एग्ज़ाम फतेह होना 101% है। धन्यवाद सभी का। जय हिंद।